अस्सलाम वालेकुम। से तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज मैं सबसे पहले बता दूँ कि आज मैं अपने भाई के साथ बाहर डिनर करने गई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उन्होंने मुझे साथ चलने को कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी, तो जी हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उसके बाद मैं वापस आ चुकी थी 9-10 बजे के करीब, लेकिन इंटरनेट जो था वाईफाई बहुत स्लो आ रहा था। तो मैंने आकर एडिटिंग की और थोड़ा सा काम किया, और जब तक मेरी एपिसोड रेडी हुई एडिटिंग करके और जब मैं पीडीएफ में फ़ाइल बनाने लगी तो इंटरनेट ने पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, तो नेट नहीं चल रहा था, पीडीएफ में फ़ाइल नहीं बन रही थी। मैंने फिर अपना डाटा ऑन किया तो मुझे पता चला डाटा में थोड़ी सी एमबीज़ रह गए हैं। तो मुझे वो भी नहीं चला। फिर मैंने कहा क्या करते हैं, तो फिर मैंने अपने जी मुझे कि मैंने अपने भाई से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि अब सुबह ही इसका हल हो सकता है, आपको करवा दिया जाएगा जी, सुबह ही वाईफाई ऑन होगा या आपको पैकेज करवा दिया जाएगा, बिकॉज़ इसी पैसे से भी पैकेज ऑन नहीं होगा बिकॉज़ नेट नहीं चल रहा। तो फिर बाद में डिफेक्ट मालूम हुआ कि जो ऊपर वाला डिवाइस है, ऊपर वाला पोर्शन का डिवाइस वो ख़राब हो चुका है, बिकॉज़ नीचे वाला इंटरनेट चल रहा था। तो फिर मैं नीचे आ गई और आपको सॉरी वंस अगेन। रिक्वेस्ट है कि अब ईद के दिन है तो आपको पता है कोई भी आ सकता है, मेहमान आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो एपिसोड का वेट ना कीजिएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं एपिसोड दूँगी और लेट हो गया तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगी। आसिफ किस्त 104 पार्ट 1। आबिर अपने कमरे के बेड पर औंधे मुँह लेटी कब से रो रही थी। असफंदियार खान तैश इश्तिहाल से लैपटॉप से नजर आते उसके हिचकोले बढ़ते वजूद को देखता। सुर्ख पिठानी फ्रॉक में वो बगैर दुपट्टे के खुले बालों के साथ बेड पर औंधे मुँह लेटे रो रही थी। उसकी बल खाती कमर भी उसके हिचकोले लेते वजूद के साथ बुरी तरह हिल रही थी। उसका यूँ पागलों की तरह रोना आज असफंदियार खान की मर्दाना आना को तस्कीन नहीं पहुँचा रहा था, बल्कि उसे मुश्किल किया हुआ था। उसके रोने की वजह असफंदियार खान की ज़ात नहीं बल्कि किसी और की साथ थी जो असफंदियार खान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। असफंदियार खान ने गुस्से से फ़ोन उठाया, अबीर का नंबर मिलाया। मोबाइल स्क्रीन की बजती टोन पर उसने पास पड़े मोबाइल पर नज़रें दौड़ाई, जहाँ असफंदियार खान का नंबर देख कर उसके उसकी जब से मुट्ठियाँ भिजी थी, आंखों के डोरों का गुलाबीपन पड़ा था। अबीर ने एक ही झटके से उठते फ़ोन रिसीव करते कान से लगाया। चाहते हैं क्या है असफंदियार खान, किस हक से आप यूँ मुझ पर हक जता रहे हैं? हर रिश्ता ख़त्म करके गए थे आप। अबीर फ़ोन पर हलक के बल पागलों की तरह चीखी थी। अपनी आवाज़ नीची रखो अबीर। असफंदियार खान, तुम आज भी मेरे निकाह में हो। असफंदियार खान की हो तुम, असफंदियार खान की मिल्कियत। वो फ़ोन पर उसकी ऊँची आवाज़ सुनते मज़ीद मश्तल होते गर्राया था। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपका मुझ पर कोई हक़ है कहीं से भी। आपको लगता है आबिर ख़ान आपकी मिल्कियत है? आज से पहले कभी आपके सामने आवाज़ ऊँची हुई? आबिर कभी आपके हुक्म के ख़िलाफ़ गई? आपकी एक धाड़ पर आबिर लरज़ते नज़रें झुका लेती थी, मगर आज मेरे वजूद पर आपके चीखने धाड़ने का कोई असर नहीं हुआ। आबिर इस्तेहज़ाया लहजे में अपने आंसू हथेली से बेदर्दी से साफ़ करते एहतजाजिया मुस्कुराई थी। तुम्हारे चीखने चलाने से यही साबित होता है कि तुम आज भी खुद पर मेरा हक समझती हो। जहाँ तक मेरे दिए हुए हुक्म की बात है, तुम कभी मेरे ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। अगर ऐसा होता तो यूँ बंद कमरे में मातम न मना रही होती। असद उसके लबो लहजे और उसके सवालों पर खुद पर काबू पाते इस्तेहज़ाया लहजे में बोला था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असफंदियार खान। आबिर को शायद उसके आंसू कमज़ोर बनाते हैं। आप मेरे आंसू में शायद अपने लिए उस खोखली मोहब्बत को तलाश कर रहे हैं जो कब से मर चुकी है। लेकिन आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे पूछा था आबिर खान आज से पहले आपके हुक्म के ख़िलाफ़ आपके हुक्म के ख़िलाफ़ कभी गए हैं? आबिर ने अपनी गुलामी भीगी आंखें रगड़ते अपना सवाल दोहराया था। नहीं कही तुम कभी मेरे हुक्म के ख़िलाफ़। असल लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते चौंकते हुए सीधा हुआ था। ये सच था, आबिर खान ने उसके हुक्म पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो हवेली से बाहर कदम रखे गवारा ना था, वो डिप्लोमेट मर्द ना था, मगर आबिर के मामले में था। वो जानता था उसे करीब छोड़ देगा और वो उसके पीछे हवेली से बाहर कदम रखे गवारा ना था। वो सारी उम्र हवेली में सिर्फ उसकी बन कर रही, यही आबिर खान की सज़ा थी। और
यही असफंदियार खान की खुद की सज़ा थी। मुकाबिल के बिना रहना किसी अज़ाब से कम ना था। ये गुज़रते वक्त के साथ असफंदियार खान को बखूबी मालूम हो रहा था, मगर उसे कभी आबिर के पास पलटना नहीं था। वो अपनी बात पर आज भी रोज़ अव्वल की तरह कायम था। मगर आबिर आपके हुक्म के ख़िलाफ़ अब आबिर आपके हुक्म के ख़िलाफ़ जाएगी। मैं बराक से मिलने जाऊंगी, जो करना है कर लें, मुझे शूट करवाना है वो भी करवा सकते हैं वहाँ पर, मगर आबिर खान आज हर हाल में बुराक से मिलेगी। आबिर ने अटल लहजे में कहते बेड पर पड़ी चादर अपनी शानों पर धाड़ी। आबिर वो फ़ोन पर धाड़ा था। असफंदियार खान अपनी एनर्जी मत वेस्ट करें। एक शौहर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देकर उसे अपने काबू करता है, या फिर दूसरी शादी की धमकी देकर औरत को अपने सामने ज़ेर करता है, उसे आपकी तरह छोड़कर जाने की बात करता है। मोहब्बत करने वाली बीवी हमेशा अपने शौहर को खोने से डरती है, इसलिए उसका जायज़ नाजायज़ हुक्म मान लेती है। मेरे दिल से आपने सारे डर ख़त्म कर दिए। जो अभी एक मिनट आपके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, वो पिछले 7 माह से आपके बगैर रह रही है। आपने मुझे एहसास दिलाया मैं आपके बगैर रह सकती हूँ। जो अभी 7 महीनों में गुजरी रातें और दिन असफंदियार खान की सांसों की खुशबू महसूस किए बगैर रह सकती है, वो 7 साल भी रह सकती है और 7 सदियाँ भी। मैं कभी दूसरी औरत आपके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, इसकी वजह से हमेशा आपके आगे झुकती रही। किसी दूसरी औरत के साथ आपको सोचते ही मेरा वजूद तंदूर की मानी दहकता था। अभी 7 माह आपको किसी दूसरी औरत के साथ सोचते दिन रात इतना जली हूँ कि मुझ पर कोई आग असर ही नहीं करती। आपने ये डर भी ख़त्म कर दिया के सामने ही कन्फेस कर चुके हैं कि आपकी ज़िंदगी में दूसरी औरत मौजूद है जिससे आप दूसरी शादी करने वाले, या हो सकता है अब तक कर भी चुके हों, और सारे हकूक़ दे भी चुके हैं। अगर शादी नहीं भी की तो यकीनन अमेरिका जैसे शहर में उसको अपनी गुर्बत ज़रूर मुहैया की होगी। वह लरज़ते लबों से बोलते जैसे उससे दूसरी औरत के मतलब इस्तफसार कर रही थी। असफंद उसकी बातें सुनते चपड़े भींचते उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। जहाँ दूसरी औरत वाली बात पर उसने अपना निचला लब एक बेदर्दी से कचना था कि खून की नन्ही नन्ही बूंदें आबिर के खून की नन्ही नन्ही बूंदें आबिर के नाजुक लबों पर आ ठहरी थी। असफंदियार खान सिगरेट से लगाए इस फ़ोन से कुर्सी से टेक लगा गया था। उसे तो लगा था मुकाबिल को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो बेनाम मछली की तरह तड़प रही थी, किस तरह जल रही थी, तड़प रही थी। उसके लबों पर ठहरी खून की बूंदों से यहाँ था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही, ऐसा ही है। असल ने सिगरेट का गहरा कश लेते इसके शाने पर एक तरफ लहराते सिल्की आबशार के बिखरे देखा था। वो अपने बाल खुले रखती थी क्योंकि बरात को उसके बाल छूना पसंद था। असल ने जलते सिलकते हुए आबिर को जलाया था। खुले चेहरे के साथ मर्दाने की थी। थासवा ने सफाकी से अपने सीने की खोलन किसी गैर औरत के साथ झूठे तल्लुक पर इकरार करते उतारी थी। असवन की बात पर आबिर खान की आंखों में जैसे लहू उतरा था। वो गहरे सांस लेते मुट्ठियाँ भींचती थी। आबिर ने मोबाइल फ़ोन बेड पर फेंकते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। ड्रेसिंग टेबल से वाज उठाकर ज़मीन पर फेंका था। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए ऊंचा ऊंचा बैंड करते ज़मीन पर बैठती चली गई थी। उसे ऐसे देखते असफंदियार खान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। वेली में रहने वाली आबिर खान उसके लिए कितनी पोजेसिव थी, असफंदियार खान खूबी जानता था। उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके करीब किसी दूसरी औरत का साया नहीं। असफंदियार खान पर स्कूल होते से यूँ तड़पता देखकर 4 दिन से जलते तड़पते दिल को करार मिल गया था। जैसे आबिर ने ज़मीन से उठते अपने आंसू की धरती से साफ करते अपने सर से ढलकती चादर सर पर ओढ़ी थी और कमरे से बाहर निकल आई। उसे कमरे से चादर में लिपटा बाहर निकलता देखकर असफंद ने गुस्से इश्तियाज टेबल पर मुक्का मारा था। सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई थी। ज़रान को लाउंज में दाखिल होते देखते भागते उसके सीने से जा लगी थी। क्या हुआ आबिर? ज़रान उसके सर पर हाथ रखे परेशानी से पूछा। आबिर में उसकी सांसें बसती थी। 7 माह में आबिर के लिए दिन रात परेशान रहा था। लाला मुझे बराक से मिलने जाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं, आप मुझे ले चलें उसके पास। आबिर अपने भीगे लहजे पे काबू पाते ज़रान की आंखों में देखते बोले। आबिर की आंखों में चमकते आंसू देखते हुए परेशान हो। जैसे पहले वो कुछ कहता, मीना खान की सर स्मार्ट आवाज़ सुनाई दी, आबिर रहने दो, जब बारात ठीक होगा यहाँ आ जाएगा फिर मेल लेना है इससे। कुछ देर पहले आबिर रोते भागते हुए बाहर से आई थी। वो समझ गई थी असफर ने उसे मना किस किया। वह मीना खान भी नहीं चाहती थी वो तारिक खान की हवेली में जाए। रोजीना खान सोफे पर बैठे एस्तज़ाया मुस्कुरा गई थी।
इजाज़त दी थी, अब आप मना क्यों करिए? आप जानती हैं बराक मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अबी ने सिसकारी भरते इल्तिजाया लहजे में कहा, क्योंकि तुम्हारा मोरे में सोया हुआ गैरत जाग गया जो हमारा बेटे ने जगाया। अब ज़रान को भी चाहिए कुछ गैरत करे, अपना बहन को अपना दोस्त के बेटा से दूर रखे, वरना वो अच्छी तरह जानता है हमारा असफंदियार खान को। रोज़ीना खान सोफ़े से उठते ज़हर खान लहजे में बोली, नहीं मैं नहीं जानता असफंदियार खान को, और ना मेरी बहन जानती है, और ना हम दोनों बहन भाई जानना चाहते हैं वो कौन है। वीर बराक से मिलने जाएगी और इसमें लेकर जाऊंगा। असफंदियार खान ने कहा, चुप करना है, कर ले सांस, मंजर बाहर बैठे, जितना चीखना है चीख ले, अगर इसकी गैरत जागी तो उसे कहिएगा आज़ाद कर दे मेरी बहन को। ज़रान जवाबन तंजिया मुस्कुराते बोला, हमारे बेटे का गैरत तब भी जाएगा जब तुम्हारा जाएगा। तुम्हारा बीवी भी सांस मंजर पार रहता है, जिस दिन तुम उसको तलाक देगा हमारा बेटा भी उसको तलाक दे देगा। ज़रान का चेहरा पल में सुर्ख होते इससे पहले कुछ कहता अबीर उसका हाथ मजबूती से जकड़ गई थी। आप बड़ी हैं इसलिए लिहाज करूँ, आइंदा आप रिश्क का कोई भी हवाला दिया मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, याद रखिएगा। ज़रा सुर्ख चेहरे के साथ लफ्ज़ से वादा अबीर का बाजू जकड़े दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा था। रोज़ीना खानम ने गुस्से से फ़ोन उठाए, असफंदियार खान को कॉल मिलाई। रोज़ीना ये आँख लगा कर तुम्हें कुछ ना मिलेगा। अभी अमीना खानम तासुब भरी निगाह रोज़ीना खानम पर डालते चली गई थी। दारिम खान ने ज़रान के गले लगते हुए अपने सामने खड़ी सर से पैर तक चादर में लिपटे आबिर को सख्त नज़रों से देखा था, जिसका चेहरा अब ढका हुआ था। सिर्फ हैज़ल ग्रे आंखें नज़र आ रही थी, जिनका गुलाबीपन देखते दारिम खान को अंदाज़ा हुआ था काफ़ी देर तक रोती रही है। बराक कहाँ है? आबिर ने स्मार्ट सर लहजे में दारिम खान से पूछा था। लहजे में नाराज़गी और खुशकी का अंसर नुमाया था। दारिम खान ने ज़रान को एक नज़र देखते आबिर को देखा, जो अब उससे निगाहें फेरे खड़ी थी। पर बमुश्किल काबू पाए खड़ा था, वरना अपने बेटी बराक पर मुकाबिल का साया भी बर्दाश्त नहीं। जिस तरह बराक ने कल रात रोते हुए अबीर के लिए गुजारी थी, वो कल से अपना फैसला ले चुका था, मगर ज़रान जिगरी यार था, अपनी दोस्ती की वजह से खामोश था। दिलवेज़ खानम इन्हें बराक के कमरे में ले जाएं, बराक की देखभाल के लिए रखी गई उम्र सीधा सी खातून को दारिम खान ने पुकारा। दिलवेज़ खानम अस्बात में सर हिलाती बराक के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अबीर खानम इसकी हमराही में बराक के कमरे की तरफ बढ़ी। दारिम खान ने ज़रान को खड़े देखा। ज़रा संजीद के सामने वाले सोफ़े पर बैठा था। तुम मुझे कॉल कर देते, मैं बराक को ले आता हवेली, तुमने क्यों तकलीफ़ की? बराक की तबीयत को क्या हुआ है? ज़रान दारिम के सवाल को यकसर नज़रअंदाज कर गया था। समायतों में रोज़ीना खानम के लफ्ज़ गूंज रहे थे, वो मुश्किल खुद पर काबू पाया हुआ था। कल रात से बहुत तेज़ बुखार उतर ही नहीं रहा। दारिम ने परेशानी से माथा मसला था। उतर जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। ज़रान ने चुभते अपने कर्ण कोट की पॉकेट में हाथ डाले, मोबाइल फ़ोन फ़ोन निकाला था। फ़ोन पर असफंदियार खान का नाम जगमगाता देखकर ज़रान के लबों पर इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट दिख रही थी। आता हूँ मैं, ज़रान संजीदगी से कहता फ़ोन पकड़े बाहर की जाने पड़ा। दारिम खान लब भींचे बराक के कमरे की तरफ बढ़ा। दारिम खान दरवाज़ा नॉक किए कमरे में दाखिल हुआ तो आबिर उसकी तरफ से पुश्त किए बराक के सामने बेड पर बैठी उसे सूप पिला रही थी, जो सूप वो कल रात से उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था। और पी था, वो 5 मिनट में सामने बैठी गैर लड़की के हाथों से पी रहा था। मना किया था मेरे बेटे से दूर रही, फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? दारिम की सर सपाट आवाज़ पर अबीर सूप का बाउल साइड टेबल पर रखते बेड से उठती दारिम की तरफ। वो अभी भी सर से पैरों तक चादर में लिपटी थी, अब चेहरे पर निकाब नहीं था। दारिम खान उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखते नजरें चुरा गया था। उसकी आंखें नहीं, उसका चेहरा भी गुलाबी होता। वो शायद उसके संगीन लफ्ज़ों पर रोती रही है। वो मुकाबिल की अपने बेटे से सच्ची बेगर्ज मोहब्बत से बाखूबी वाकिफ़ था। वो नहीं चाहता था कि बराग मज़ीद इस लड़की में इन्वॉल्व हो। कल से जिस तरह वो आबिर के लिए तड़प रहा था, अंदाज़ा हो रहा था वो बहुत हसास है आबिर को लेकर। आप समझते क्या है खुद को? मेरी मोहब्बत पर शक करने वाले होते कौन है? मैं बराग का बाबा हूँ, दारिम खान ने लब भेजेगा, फिर दारिम के बाबा बनकर रही तो बेहतर होगा। आबिर तिनक कर बोली थी।
कैसे मेरी मोहब्बत पर सवाल उठा सकते हैं? अगर मेरे साथ यही सब करना था, पहले दिन बराक को मिलने से रोक दें। ना बराक को मेरी आदत पड़ती ना मुझे। फिर आप मानती हैं बराक आप सिर्फ की आदत है, अबीर की बात करते भड़का था। तो फिर आप भी जानते हैं आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। अबीर भी जौवन भड़कते हुए बोली, वक्त बड़े लोग अपनी आदतें छोड़ देते हैं। तारीम तंजिया मुस्कुराया था। तो आदतें बुरी हों, आबी ने तंदो तेज़ लहजे में जवाब दिया। मानती हैं आप आदतें जानलेवा होती, क्यों मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ी हुई हैं? इसे आपसे मोहब्बत और आपकी आदत दोनों होगी। क्यों चाहती हैं जब कभी आप इसे छोड़ दे तो अपनी जान से जाएगा, लेकिन मैं इसे क्यों छोड़ूंगी? आबिर दबे अंदाज में तजाजन चिल्लाई थी। मिस साबिर खान, मेरे बेटे को कल रात से बुखार की हालत में सिर्फ आपको पुकार रहा था, आपको उसके पास आने के लिए के लिए एक रात और आधा दिन लगा। इस बीच मेरा बेटा अपनी जान से चला जाता, फिर उसका कसूरवार कौन होता? दारिम ने सफाकी से कहते इस्तफसार किया, आप किस तरह ये बात कर सकते हैं? बहुत सफाक हैं। बराक की मौत वाली बात पर अबीर की आवाज़ में शबनम खुली थी। अपने बेटे के लिए लफ्ज़ कैसे बोल सकते? बेयकीन हुई थी। मैं सफाक नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपसे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने आपने जान से प्यारों को खोने का दर्द महसूस किया है। अपनी जान से प्यारी बीवी को खोया है, अपनी माँ को खोया। क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बात मेरे लिए कितनी जितनी तकलीफ़ देती है आप नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको भी खोने के दर्द का पता ही नहीं। तारिफ खान कब से बोलता है इस्तेज़ाइया मुस्कुराते अबीर पर, कब से इस्तेज़ाइया मुस्कुराते अबीर पर चोट करता बोलता, सिर्फ मौत ही खोने और जुदाई का दर्द नहीं देती, ज़िंदा रहकर जुदाई के अज़ाब सहना ज़्यादा दर्दनाक हो तो ज़िंदा रहकर ज़िंदा बचो, इस दर्द का भी आपको पता ही नहीं है। अबीर ने अपनी हैज़ल ग्रे आँखें, शबनम आँखें, दारिफ खान की ब्राउन आँखें पर उसकी आँखों में आँखें डाल कर बात करने पर वो गड़बड़ाया। वाली लड़की इतनी कॉन्फिडेंस होगी वो सोच नहीं सकता। किसी भी एंगल से पहाड़ों में रहने वाली नहीं लगती थी। जो हुसन पहाड़ों में रहने वाली लड़की से भी बढ़कर था, मगर अंदाज शहरी लड़की जैसे शायद उसने इतनी कॉन्फिडेंट लड़की शहर में भी नहीं देखी थी। मिस साबिर खान दूर रही मेरे बेटे से। वो अपनी माँ की मौत की जुदाई बर्दाश्त करके मगर आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दारिम खान ने गुस्से से कहते अपने लफ्ज़ों पर जोर से छोड़ दूँगी। अबीर चीखी थी, उसकी आवाज़ ज़लज़लों की ज़द में आई थी। बराक के बगैर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मिस आबिर, एक दिन आपकी शादी हो जाएगी, आपको हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर क्या करेंगी आप बताएं मुझे, कैसे बराक से मिलेंगी? जवाब दें मुझे। दारा ने जबड़े पीटे सवाल किया। बेफिक्र ही, मेरी शादी कभी नहीं होगी, मैं हवेली छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। बराक मेरी आखिरी मोहब्बत है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझ पर यकीन रखिए। आबिर अटल लहजे में जी मैं बोलते रुख पलटे बराक की तरफ बढ़ी थी, जो खामोशी से इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था। मैं फिर भी आपको इजाज़त नहीं दूंगा। तारिम खान की बात पर आबिर पलटी थी। आप होते कौन है मुझे बराक से मिलने रोकने वाले? मैं इसे मिलूंगी, आपने जो करना है करके देख ले। जैसे आज मिली हूँ ऐसे हर रोज़ मिलूंगी। आबिर ने तारिम को देखते घूरते लफ्ज़ चबाए थे। तारिम आबिर की आंखों में आंखें डाल कर बात करने पर खामोश हो गया था। से देखते बाबा मामा के बाद आबी जान ही आपको डांट कर खामोश करवा सकती है। प्राण की बात पर आबिर की रंगत शदीद सुर्ख हुई थी। दारिन ने भी अपनी नज़रें चुराई थी। बाबा आप आबी जान से शादी कर लें, ये हमारे पास आ जाएंगी और हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। बराक की बात पर अब दोनों की रंगत सुर्ख हुई थी। एक दूसरे को देखते दोनों ने बराक को घूर कर देखा था। शटा ब्राक, दारिम और आबिर बैक वक्त ऊंची आवाज़ में बोले थे। दारिम आबिर के खिफज़दा सुर्ख चेहरे को देखता जल्दी से कमरे से निकल गया था। आबिर अपने लब बेदर्दी से कुचलते ब्राक की तरफ बढ़ी।
शहराम आईसीयू के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, आंखों में चमन नमी आरस पर बह रही थी। अपने बच्चे बहारे को खोने का सोच के उसका दिल सूखे पत्ते की मानद कांप रहा था। बहारे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उससे आया था उसकी बेरुखी सहना उसे खोने से ज़्यादा आसान था। आज वो खुदा से सिर्फ बहारे की मोहब्बत ही नहीं, बहारे की ज़िंदगी मांग रहा था। कैसा इश्क था उसका आज उसने उसे ज़िंदगी और मौत के बीच ना खड़ा किया। उसकी आंख से निकलते एक आंसू से तड़पने वाला उसकी आंख से टपकते लहू का सबब बन गया था। क़यामत रात उसकी ज़िंदगी का नाइट मेयर बन गई थी। शहराम ने अपनी सुर्ख नमज़दा आंखें बाजू से रख ली। वो दो औरतों के इमोशंस एक्सप्लॉइट हो गए थे। गले पर चाकू रखे उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाया था। दूसरी अपने पेट पर पिस्टल रखी उसकी मोहब्बत को आजमाया था। वो इस रात निकाह करना चाहता क्योंकि आयसर को अपनी वजह से मरता हुआ नहीं देख सकता। वो अपनी कलाई और हथेली काट कर साबित कर चुकी थी कुछ भी कर सकती, मगर इस रात वो बहारे के आने के बाद उसके पास नहीं गया था। आयसर बहुत पीछे रह गई थी। उसकी महरम उसकी बीवी जीत गई थी क्योंकि शहराम खानज़ादा दिल से सिर्फ अपनी बीवी को चाहता होते हुए उसके पास नहीं था। आयसर दुल्हन बनी उसका इंतज़ार करके उस रात आयसर की मौत की खबर का इंतज़ार कर रहा था, मगर अपनी बीवी की खातिर उसने आयसर को मरने के लिए छोड़ा था। उसे इस वक्त अपना आप बहुत कमज़ोर लग रहा था। ना आयसर से क्या वो अपना वादा निभा सका, ना अपनी बीवी से वफा। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कहाँ गलती हुई। क्या वो सच में बेवफा था? बेवफाई को सोचते 7 माह वो बहारे के साथ सामने मरने वाला हो जाता था। बहारे की हद से बड़ी पोजेसिवनेस और उसकी शदीद मोहब्बत देखते हुए परेशान हो जाता था। रातों की नींदें उड़ जाती थी। पल पल ये एहसास से चौके लगाता था कि बहारे को कभी उस रात के बारे में पता चल गया, घर सजाने की हकीकत मालूम हो गई तो क्या होगा। महबूब के नज़दीक बेवफाई की जस्टिफिकेशन नहीं होती और उसके पास कोई जस्टिफिकेशन रही भी नहीं थी। बहारे की बेतनाई बेरुखी की वजह से वो की तरफ बढ़ा ही नहीं था। वो तो एहसास जुर्म की वजह से उसकी तरफ बढ़ा था और जज्बात के धारों में बह गया था। वो आयसर की हमदर्दी में उसकी तरफ बढ़ा था और एक गैर और उसे इमोशनली एक्सप्लॉइट हो गया था। क्या इश्क करने वाला मर्द इमोशनली एक्सप्लॉइट होता है? शहराम खान ने सोचते अपने बाल कब से झपे। उसे एहसास था बहुत पहले अपने जुर्म का एहसास हो गया था, मगर आज तो उसका रवां रवां कर्ब में मुब्तला था। आयसर के घर में जर्मनी की टिकट्स भी भिजवाई थी, मगर आयसर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। ना उसने उस रात के बाद उससे शिकवा किया था, ना उससे किसी किस्म के सवाल जवाब तलब किए थे। आमना सोने होने पर सिर्फ शिकवा के नाम नज़रों से देखती। शहराम खान को आयसर को देखते सिर्फ अपने लफ्ज़ याद आते। मैं शहराम खान ज़ादा दुरैद खान का बेटा हूँ। अपने लफ्ज़ों और कॉल से फिर जाऊँ, ये हो नहीं सकता। मगर मैं अपने कॉल से ना मेरे अंदर दुरैद खान का खून नहीं, मैं खानज़ादा नहीं। अपने लफ्ज़ याद करते हुए शर्मिंदगी के था गहराइयों में डूब जाता। खानज़ादा खून था, अपने कौल और वादे से ना पीने वाला। वो शहराम खान था, अपनी गर्दन कटवाना पसंद था, मगर ख़ुद के लिए गाली गवारा न थी। उसे आयज़ल को देखते अपना वजूद गाली की तरह महसूस होता। उस रात के बाद आयज़ल से निकाह कर सकता, मगर बहारी की दीवानगी तड़प देख कर परेशान हो गया था। वो अपने कौलों वादे से मुकर गया, मगर बहारे खान को नहीं खो सकता। वो उसके बच्चे की माँ ही नहीं, उसकी मोहब्बत इश्क भी थी। इन 7 माह में उसने बहारे को हर पल अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था। उसने जैसे कहा वो करता गया। आयज़ल की तरफ निगाह उठा कर नहीं देखी। बहारे उसकी एक एक सांस का भी हिसाब रखती थी और वो उसे खुशी खुशी एक एक सांस का हिसाब देती, मगर फिर भी वही आज एक नाकाम आशिक, एक करैक्टर लेस एंड बेवफा शोहर ठहराती है। शहराम खान एक गहरी सांस लेते
अपने आने हाथ का मुक्का दीवार पर दे मारा था। वो बेबसी किताबों की इंतहा पर था, जिसकी वजह से उसकी मोहब्बत उसके इश्क मौत के मुंह में थी। उसका बच्चा जिसमें उसकी सांसें बची, अगर उसे कुछ हो गया कैसे जिएगा। शहराम खान ने अपनी आंखों अपने बाजू से बेदर्दी से रखी। आयजा जो उसके सामने खड़ी कब से नम निगाहों से देखती, अपनी सिस्कियाँ गले में गोद की थी। जिससे मोहब्बत इश्क का दावा किया जाए, क्या उसकी ज़िंदगी थी तंग की कर दी जाती है। ये कैसी मोहब्बत थी आयजा तुम्हारी, जिस पर शहराम की सांसें तंग हो गई। आयजा शहराम खान को देखते अपने गला जकड़ लिया। उसे अस्थमे का अटैक फिर से पड़ा था। उसकी सांसें रुक रही थी। सामने खड़े इंसान को अपने सामने शर्मिंदा देखना चाहती, उस रात का हिसाब मांगना चाहती थी जब दुल्हन बने। उसने पूरी रात शहराम खान का इंतजार किया था। खड़े खड़े उस सर्द रात में उसकी टांगें शल हो गई थी, मगर वो एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठी थी। उस रात के एक एक पल में वो 100 बार मरी थी। इतनी बार उसकी सांसें उखड़ी थी कि वो खुदकशी करना ही भूल गई थी। सच शहराम खान से अपनी उस रात का हिसाब लेना था। बहारे खान से शहराम खान को छीनना था। मगर आज सामने खड़े इंसान की आंखों से गिरते आंसू उसके दिल में उतर रहे थे। शहराम खान तो अज़ल से बहारे खान का था। 7 साल पहले भी उसकी आंखों में किसी का अक्स देख चुकी थी, बल्कि शहराम और बहारे की हकीकत के मालूम ना होने के बावजूद शहराम खान की आंखों में बहारे का अक्स देख चुकी थी। मगर वो अपनी मोहब्बत में खुद गर्ज हो गई थी। शायद हर इंसान हो जाता, आज भी वो खुद गर्ज थी। दिल का एक खाना खाना बहारे खान की आज भी मौत की दुआएं कर रहा था। वो ज़बरदस्ती रखों पर बहारे की ज़िंदगी की दुआएं सजाए हुए थे, क्योंकि शहराम खान को मज़ीद तकलीफ में नहीं देख सकती। उस रात अपने गले पर चाकू रखे उसने सामने खड़े इंसान से औरत विक्टम कार्ड खिलाया था, क्योंकि उस रात हर रिश्ता खोने के बाद वो शहराम खान को खोना नहीं चाहती थी। अपनी कलाई की नस भी शहराम खान को इमोशनली एक्सप्लॉइट करने के लिए काटी थी। उसके बाद भी वो 2 दिन शहराम खान को इमोशनली एक्सप्लॉइट करती रही थी। समा उसका कोई नहीं था। वो मर जाएगी उसे हर लम्हा एहसास दिलाती रही, मगर फिर भी वो उसका ना उसके लिए सजाई उस स्टेज पर बहारे खान के ढक ठहरा था। आयशा ने अपने कंधे से लटकते बैग से नीलर निकालते अपनी खुद की सांस को इनहील किया था। उसी असना में आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर सबीन के बाहर आने पर शहराम और आयशा दोनों उसकी तरफ बढ़े। सबीन मुस्कुराई थी। डॉक्टर बहारे कैसी है? शहराम खान अपनी आंखें उंगलियों से मसलते बेचैनी से पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, मगर होश में नहीं है। बच्चे को 24 घंटे इनक्यूबेटर में रखा, जो क्योंकि वक्त से पहले दुनिया में आ गई है। परेशानी वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर सबीन ने शहराम की सुर्ख आंखें देखते मुस्कुराते हुए कहा, आयसर अपनी खामोशी से वहाँ से चली गई। शहराम खान ने चक्कर का गहरा सांस लेते बात के साथ टेक लगाए, अपनी आंखें बाजू से रगड़े मोड़ दी। अरहाम खान उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते उसके ऊपर से हटा था। तकिए पर सर रखे पर सुकून होते गहरी सांस लेते आंखें मोड़ते कोने से दूर होते बेड से नीचे गिरी अरहाम की इससे आगे की जो रिकॉर्डिंग है, जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, वो मैंने स्नीक पीक में दे दी थी, और इससे इसलिए मैं इस पार्ट की रिकॉर्डिंग नहीं कर रही। लेकिन जो मीन जो प्रोमो दिया था उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप प्रोमो में सुन सकते हैं। एंड 4 का वो पार्ट है। तो लेकिन लास्ट में भी इसके कुछ पेजेस हैं, तो जहाँ से आपको वॉइस ओवर मिलेगी तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो ठीक है, मैं अब वहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ जहाँ तक प्रोमो नहीं था। मतलब प्रोमो से अगला जो हिस्सा है वो मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं तो इजीली ढूंढ लीजिएगा। एंड आई एम सो सॉरी, माजरत ख्वाह हूँ सबसे, बिकॉज़ रमज़ान का महीना है तो मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। और आज भी बहुत ज़्यादा बर्डन था। नेट का प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। तो आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद रूटीन पे आ जाएंगे तो आप लोगों को वॉइस ओवर सुनने वालों को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोग इसका वॉइस ओवर आप लोग स्नीक पीक में आराम से सुन सकते हैं। इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं।
ये सांस लेते मंजर याद करते बहुत ही गुस्से से अपने गीले बालों में ड्रायर चलाया था। पूरी वाइट बाथरूम गाउन में मलबूस थी। अपने सिर की कमर से भी नीचे आते बालों को ड्रायर से ड्राई करी थी। रंगत में गुलाबियाँ से गिरी थी। क्रिस्टन ब्राउन आंखों की रंगत भी गुलाबी और थी। मिरर में अपने लंबे बालों को देखते पता नहीं क्यों बड़बड़ चल रही थी। सारा गुस्सा इश्तियाल अपने बालों पर उतार थी। आज भी उसका अपने बाल सैलून से कटवाने का इरादा था। उसकी पर्सनल स्टाइलिस्ट हमेशा घर ला कर उसे और स्किन ट्रीटमेंट करवानी हमेशा अमेरिका जाती थी। अपने बालों का कोई भी ट्रीटमेंट लेने हमेशा अब्रोड जाती थी। मगर आज उसका खास तौर पर ट्रीटमेंट लेने सैलून जाने का था कि किसी के तन बदन में आँख भड़क जाए। जानती थी उसे सैलून जाता देखकर किसी के वजूद में मिर्चें से दहकने लगेंगी और वो दहकाना भी चाहती थी। कल रात से उसको इस आग में चल रही थी। पूरे ड्रायर गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर पटखा था। आना तो उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। सारी रात एक लम्हा नहीं सो सकी। सारी रात लाउंज में खड़े होकर गुजारी। तो इन 7 माह में पहली मरतबा शाह मंजिल की बाहर उसकी गाड़ी नहीं थी। वरना आंधी आए तूफान हर रोज़ उसकी गाड़ी उधर मौजूद थी। कल रात से कहाँ है और कल रात से सोच सोच कर थक गई थी। कल रात क्यों नहीं आया वो। ठीक थे सारी रात लब काटती मुझसे यही सोचती थी। अपने लबों को काट काट कर अरहाम पर गुस्सा उतार रही थी। उसे उसके लबों का छूना था। कल से मुसलसल वही कर रही थी जिसे बुरा लगता। अपने तय उसे सजा दी थी। उसकी चीज़ों को बेदर्दी से छुई थी। बालों की शामत आई थी। पूरे गुस्से से ड्रायर अपने बालों में फिर से चलाया था। देखते जाओ मिस्टर खान, मैं इन बालों की लेंथ कमर से भी ऊँची कराऊंगी। हाफ इंच भी कटे मेरे बाल बर्दाश्त नहीं थे। अब इनकी लेंथ 2-3 इंच छोटी कराऊंगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगे सवाए बेबसी से देखते के सवा। और मिरर में देखते बड़बड़ चलते बोले बोले कहाँ हैं आप मिस्टर खान, थक गए हैं लगता है। इतनी ही आपकी मोहब्बत थी और आपने कभी मुझसे हर वक्त का वो चीप रोमांस हरामा। हरू ने गुस्से से बोलते ड्राई ड्रेसिंग मिरर पे दे मारा तो क्यों नहीं आया। कल रात से कहा है दिलो दिमाग की सूरत चैन नहीं आ रहा था। और गहरे सांस लेते अपने कमरे से निकलते शामंशिन के लाउंज में आई थी। राम को उसके कमरे से बाहर इस तरह के हुलिये में आना बाहर आई थी। लाउंज में आते सुल्तान शाह सामना वो जो सोफे पर बैठे सगार पीते हूर को देखते सगार जल्दी से बुझाते अपनी आंखों की नमी अपनी उंगलियों से साफ करते उसकी तरफ बड़े बड़े रूठे अंदाज में देखा। तो इन 7 माह में बहुत कम वक्त पर घर पर गुजारते थे। रात को घर पे नहीं होते ना ही से बताते थे वो कहाँ अपनी रातें गुजारते। उसके सामने सिगार पुरते हुए इन 7 माह में पहली बार सुल्तान शाह पर शदीद गुस्सा तो उन्हें देखते ही गुस्से से नरूठे अंदाज में रुख मोड़ गई। सुल्तान शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते उसके मुकाबले होने ने रूठी अंदाज में देखते घूरता। सुल्तान शाह ने मुस्कुराते उसके दोनों हाथ थाम कर उसकी हथेलियाँ चूम मुझे पापा आई कांट बिलीव आप मेरे सामने वो चीप सिगार पी रही थी। उन्होंने अपने हाथ छुड़ाते गुस्से का मेरी जान आइंदा नहीं पीऊँगा पक्का प्रॉमिस इस बार माफ़ कर दो। सुल्तान शाह ने फिर से उसके हाथों को नरमी से छुआ था। पापा अगर आपने दोबारा सिगरेट या सिगार को हाथ लगाया मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। उन्होंने गुस्से से अपने हाथ छुड़वाई। किसी का गुस्सा सुल्तान शाह पर था। अगर तुम भी रूठ जाओगे मैं कैसे जाऊँगा। ज़िंदगी बोझ है मेरे लिए मगर फिर भी रोज़ अपनी ज़िंदगी की दुआ मांगता क्योंकि अपनी भूल को इस बेरहम दुनिया के हवाले करना नहीं चाहता। सुल्तान शाह की भीगी आंखें और भीगा लहजा महसूस करते हुए उनके सीने से जा लगी। बातें मत क्या करें मैंने सच में मैं आपसे कभी बात नहीं करी। पूरे उनके सीने पर मुक्का मारते नरूठे अंदाज में रूहान से होते कि मेरी जान ही बताओ मेरी खूबसूरत बेटी को सुबह सुबह गुस्सा किस बात का है। सुल्तान शाह ने होठ के बालों में अपने लब रखे थे। पूरे गुस्से से अपना निचला लब बेदर्दी से कुचला क्यों नहीं आया। आखिर रात को फिर से इस सवाल ने उसे बेचैन किया। बताया आप रात भर कहाँ होते हैं और सिगार को हाथ क्यों लगाया। जानते हैं मुझे सख्त नफरत सिगरेट से। जिस चीज़ से मैं नफरत करती उसको आप कैसे छू सकते हैं। होठिन के सीने से सर उठाते रूठे अंदाज में पूछा नेक्स्ट नहीं लगाऊंगा अगर लगाया तो। वो सुल्तान शाह की बात करते जो मर्ज़ी सजा देना। अपने कमरे के बाहर घंटों खड़ा कर देना। सुल्तान शाह मबहम सा मुस्कुराए मैं
कब खड़ा करती हूँ वो कमरे से बाहर, आप खुद ही खड़े थे। हुर भी जवाबन मुबहम सा मुस्कुराई। सुल्तान शाह ने नम आँखों से उसके गाल के टिप पर उंगली रखी। हुर खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसे हंसता देख के सुल्तान शाह की आंखें नम हुई। कहाँ थे आप रात? हुर ने अपना मखसूस सवाल दोहराया था जो पिछले 7 माह से हर दूसरे दिन पूछती। उसके सवाल पर हमेशा की तरह सुल्तान शाह लब भींचते खामोश हो जाते। उसे कैसे बताती उनकी रात अब हर रात अब मेहर माँ के साथ गुजरती थी। बहाने बैठकर सारी रात उससे माफ़ी मांगते रहते। सुल्तान शाह की हैज़ल ग्री आंखों में तेज़ी से नमकीन पानी आ ठहरा था जिसे वो आंखें चिपकते अपने अंदर उतार गई। चलो हम अच्छा सा नाश्ता करते हैं, आज मैं अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ कर आऊँगा। सुल्तान शाह ने बात बदली थी। ड्राइवर बनेंगे मेरे? सुल्तान शाह की बात बदलने पर हूर ने गुस्से से कहा। ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड हो सुल्तान शाह का। सुल्तान शाह से बाजू की हल्के में ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। हूर ने बॉडीगार्ड लफ्ज़ पर अपना निचला लब बेदर्दी से कुछ रहा था। कल रात क्यों नहीं आए? इस सवाल ने एक बार फिर से उससे बेचैन किया था। तो आज की एपिसोड ख़त्म होती है। तो जी आप लोगों को जिनको मैं फिर बता दूं कि आप लोग जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं, जो स्नेक पीक वाला हिस्सा है उसका वॉइस ओवर मैंने इसमें नहीं किया बिकॉज वो सेम है। तो आप लोगों को अगर जो लोग सिर्फ वॉइस ओवर सुनते हैं, जिनको उर्दू नहीं आती, या जो लोग थोड़े से जो बाहर से हैं वो वहाँ से सुन सकते हैं।